गांव में सब कुछ सीधा साधा दिखता है, लेकिन हर रास्ता सीधा नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को रोज देखते हैं और एक दिन उसे अपना बना लेते हैं। रघु की उम्र करीब 40 साल। पेशा था सब्जी बेचना। हर सुबह साइकिल पर टोकरियां, ताजी सब्जियां और मुंह में वही आवाज, आलू ले लो, प्याज ले लो, ताजी सब्जी। रघु रोज 6-7 गांव घूमता, शाम ढलते ही घर लौट आता। एक नियम था उसका, अंधेरा होने से पहले घर, क्योंकि उसके बाप ने मरते वक्त कहा था कि बेटा, अगर कभी देर हो जाए तो जंगल वाले रास्ते से मत जाना। अरे भैया रुको। हाँ दीदी, क्या हुआ? रघु भैया, आज तो बहुत देर कर दी। अरे नहीं बहन, आज आखिरी गांव भी जाना है। धन्यवाद। फिर रघु वहां से आखिरी गांव की ओर बढ़ जाता है। आखिरी गांव है, फिर जल्दी से घर चला जाता हूँ, वरना रास्ते में ही अंधेरा हो जाएगा। रघु, भगवान सब्जी की दया बहुत है। अच्छी है, आज ज्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी गांव में शादी थी, ज्यादा बिक्री हुई। रघु खुश था, लेकिन घड़ी देखी तो शाम के 7:30 बज चुके थे। आसमान में बादल, हवा ठंडी। रघु मन ही मन बुदबुदा पाए, कितना अंधेरा है, रास्ता भी अच्छे से दिख नहीं रहा है। हे राम, जल्दी से घर पहुंच जाऊं, वरना घर वाले भी परेशान होंगे। जंगल में घुसते ही हवा तेज, पत्तों की सरसराहट, अजीब सी ठंड। साइकिल अपने आप भारी लगने लगी। तभी आवाज आई, सब्जी वाले रुको। पीछे देखा, कोई नहीं। रघु हंसा, लगता है थक गया हूँ। थोड़ी दूर आगे एक पुरानी झोपड़ी, अंदर दिया जल रहा था। एक बूढ़ी औरत बाहर आई। सब्जियां है क्या? हाँ माँ जी। रघु ने टोकरा खोला। औरत ने सब्जी छुई, लेकिन हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। रात हो गई है, यहीं रुक जाओ। रघु को डर लगा। उसने साइकिल उठाई और तेजी से आगे बढ़ गया। पीछे से आवाज आई, हर कोई आगे ही जाता है। रघु जितना चलता, वही पेड़, वही मोड़। घड़ी देखी, समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। सब्जी से बदबू आने लगी। टोकरा देखा तो सब्जियां सड़ चुकी थीं। जब मेहनत की चीज सड़ने लगे तो समझ लो वक्त भी सड़ चुका है। हे भगवान, क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अचानक एक गांव दिखा। घर, लोग, चूल्हे जलते हुए। रघु खुश हो गया, लेकिन सब लोग उसे घूर रहे थे। एक आदमी बोला, तू बहुत देर से आ रहा है। रघु पूछता है, आप लोग दीजिए यहीं रहते हो? एक आदमी बोलता है, हाँ, हम लोग यहीं रह गए हैं। फिर वो घर में चला जाता है। एक घर में उसे आईना दिखा। आईने में रघु बूढ़ा दिख रहा था। बाल सफेद, आंखें खोखली। पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। जो देर से निकलते हैं वो यहीं सब्जी बेचते रह जाते हैं। रघु ने टोकरा पलटा। अंदर सब्जी नहीं थी, आत्माएं थीं। रघु डर गया और वो भागा। तभी पीछे से आवाज गूंजी, अब तू भी गांव-गांव जाएगा। रघु सोच में पड़ गया। अब घर कैसे जाए? कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो बहुत डर गया था। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दे। एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी चालू हो जाती है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब आदमी रहता था। भोला की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह बचपन से ही मेहनत करता आ रहा था, लेकिन गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे और जब वह
तो वह भी उन्हीं की तरह मजदूरी करने लगा। उनके 2 बच्चे भोला की शादी कम उम्र में बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ने लगे, लेकिन मजदूरी से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कई बार पेट भरने के लिए सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता। एक दिन जब भोला को काम नहीं मिला तो वह उदास होकर गांव के चौपाल पर बैठ गया। वहीं एक बूढ़े दादाजी बैठे थे, जो गांव के सबसे समझदार इंसानों में से एक थे। उन्होंने भोला से पूछा, बेटा इतना उदास क्यों है? भोला ने अपनी परेशानी बताई तो दादाजी बोले, काम के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, भगवान भी मदद करेगा अगर मेहनत करोगे। भोला को उनकी बात दिल को छू गई। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी चाय की दुकान खोली जाए। मगर दिक्कत यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। विमला ने अपने बचाए हुए कुछ पैसे भोला को दिए और गांव के एक दोस्त से उसने थोड़ा और उधार लिया। भोला ने गांव के चौपाल के पास एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और चाय बनाने का सामान जुटाया। पहले ही दिन उसने बड़ी मेहनत से चाय बनाई और राहगीरों को पिलाई। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन उसकी चाय की खुशबू और स्वाद धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करने लगी। कुछ ही महीनों में भोला की चाय की दुकान मशहूर हो गई। गांव के लोग, किसान मजदूर, स्कूल के बच्चे सब उसकी दुकान पर आने लगे। भोला हर ग्राहक से प्यार से बात करता और उन्हें चाय के साथ अपनापन भी परोस। हालांकि सफलता इतनी आसान नहीं थी। कई बार पुलिस वाले उससे दुकान हटाने को कहते, तो कभी गांव के बड़े लोग उसे तंग करते, लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे पैसे बचाए और पक्की दुकान बनाने की सोची। कुछ सालों बाद भोला ने अपनी छोटी सी पक्की दुकान बना ली। अब उसकी दुकान पर बिस्कुट, समोसे और ब्रेड पकड़े भी मिलने लगे। उसका परिवार खुशहाल हो गया। बच्चे स्कूल जाने लगे और पत्नी को भी उसने दुकान में मदद करने के लिए साथ रखा। एक दिन वही बूढ़े दादाजी फिर से उसकी दुकान पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने कहा था ना कि मेहनत करने वालों को भगवान भी मदद करता है। भोला ने कहा, दादाजी आपकी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर इंसान ठान ले तो कोई भी गरीबी उसे रोक नहीं सकती। भोला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम मेहनत, धैर्य और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलेगी। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी पत्नी गीता के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करता था। लेकिन उनकी मेहनत का फल कभी अच्छा नहीं निकलता था। बारिश कम होती थी तो सूखा पड़ जाता था, ज्यादा बारिश होती थी तो फसलें बर्बाद हो जाती थी। एक दिन सोहन खेत में काम करते हुए उदास हो गया। सोहन, तुम इतने उदास क्यों हो? गीता, हम कितनी भी मेहनत कर ले हमारा भाग्य साथ नहीं देता। हमारी फसलें कभी भी अच्छे से नहीं उगती हैं। लगता है कि हम इस गांव में कभी खुशहाल नहीं हो पाएंगे। सोहन, हार मत मानो। हमने इतनी मेहनत की है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें नए तरीके से खेती करने की कोशिश करनी चाहिए। नए तरीके से कैसे? हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है कि हम नई तकनीक खरीद सके। हम गांव के सरकारी स्कूल में जाकर कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं। शायद वे हमें कुछ अच्छे सुझाव दे सके। सोहन को गीता की बात अच्छी लगी। अगले दिन वे दोनों गांव के स्कूल गए और वहां के कृषि वैज्ञानिक से मिले। वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि उनकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे वे अपनी फसलों में जैविक खाद का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। सोहन ने वैज्ञानिक की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। घर लौटकर उन्होंने गीता के साथ मिलकर जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के बारे में बताया। अगले साल सोहन ने जैविक खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसल उगाई। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। उनकी फसल देखकर गांव के अन्य किसान भी हैरान रह गए। उन्होंने उसे ऐसे सपने दिखाता है कि दिनेश ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उनके साथ जुआ खेलने लग जाता है। कल मैंने 1000 रुपए लगाकर 2000 कमाए थे। ऐसा करता हूँ, आज ठेले की सारी कमाई ही लगा देता हूँ। एक दिन में डबल कमाई हो जाएगी। धीरे धीरे दिनेश को जुए के साथ साथ शराब की लत भी लग जाती है। शराब की लत उसे ऐसी लगती है कि उसका अपने काम में मन ही नहीं लगता और वो ठेले पर खड़ा होकर भी शराब के नशे में डोलता रहता है। भैया, एक प्लेट लगाने तो।
अरे लगता है इस आदमी ने तो शराब पी रखी है। चलो चलो, हमें नहीं खानी इसकी पानी पूरी, चलो दूसरी वाली पानी पूरी खाने चलते हैं। धीरे धीरे दिनेश के सभी ग्राहक कट जाते हैं और वो सभी दूसरे पानी पूरी वालों के पास जाकर पानी पूरी खाते हैं। ये देख भोला और राजू बहुत खुश होते हैं। देखा भोला, अपनी चाल कामयाब हो गई ना। बिल्कुल सरकार, अब देखना उसकी पानी पूरी की तरफ पानी पूरी खाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। अपने धंधे को मंदा देख दिनेश शराब और जुए की लत में और डूब जाता है और उसका बचा खुचा धंधा भी चौपट हो जाता है। ये सब देख संध्या और बंटू बहुत दुखी होते हैं। फिर बंटू अपनी माँ से कहता है, माँ अब तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा ना। पापा तो अब सारे पैसे शराब और जुए में उड़ा। भरोसा रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा दिन नशे में धुत रहने और धंधा चौपट होने के कारण दिनेश के घर में खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। माँ अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब तो लगता है भूख से ही हम सब मर जाएंगे। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज बुरा वक्त आया है, कल अच्छा वक्त भी आएगा। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। फिर एक दिन उस बाजार में एक आदमी आता है जो सबको पर्चे बांट रहा होता है। तभी वो दिनेश के ठेले पर आता है। अरे सुनो भाई, पेप्सी पानी पूरी वाले, हमारे सेठ मंगल राम चाट भंडार वाले की तरफ से एक प्रतियोगिता होने जा रही है जिसमें सभी चाट वालों के बीच कंपटीशन होगा। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पूरे 5 लाख इनाम और साथ ही हमारे मशहूर मंगल राम चाट भंडार वाले बाजार में